साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बंबई के पहले माफिया डॉन करीम लाला की कहानी सुनाऊंगा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। करीम लाला का पूरा नाम था अब्दुल करीम शेर खान, और वो रहने वाला था अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के पहाड़ों में उसकी पैदाइश हुई थी और लोग उसको कहते थे करीम लाला। पश्तो भाषा जो होती है, जो पठानों की भाषा होती है, उसमें लाला का मतलब होता है बड़ा भाई। तो लोग उसे करीम लाला कहकर पुकारते थे। करीम लाला का ताल्लुक एक शाही खानदान से था, लेकिन बाद में परिवार के कुछ बुरे दिन आ गए तो वो अफगानिस्तान छोड़कर पेशावर पहुंचा, और फिर पेशावर होते हुए वो बंबई पहुंच गया। ये 1940 के दशक की बात है। बंबई में आके करीम लाला ने हीरा जवाहरात की तस्करी शुरू की, और वो बंबई के एक मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में बस गया। हीरा जवाहरात की तस्करी में करीम लाला ने काफी कमाई की, अकूत दौलत कमाई, और उसके बाद तो करीम लाला के समझिए पंख निकल गए। उसने अपना एक गैंग बना लिया जिसको लोग पठान गैंग कहते थे, क्योंकि इसमें लगभग सारे जो लोग थे गिरोह में वो पठान थे। ये पठान बड़े लंबे चौड़े, बड़े खूंखार लोग थे, और बात बात पर मारपीट पर उतारू हो जाते थे। इनसे बंबई पुलिस भी डरती थी। और ये जो पठान गिरोह था, इसने 2 नंबर के तमाम धंधे शुरू कर दिए। जैसे कि ये दुकानदारों से हफ्ता वसूलने लगा, जिसे बिहार में रंगदारी टैक्स कहते हैं। तो हफ्ता वसूलने लगा। फिर किसी किसी कत्ल की ये लोग सुपारी लेने लगे। फिर सूद पर ये लोग पैसा लगाने लगे। फिर कहीं कहीं इन्होंने जुए के अड्डे खोल दिए। फिर किसी किसी मकान पर कब्जा करने का, किसी को बेदखल करने का काम शुरू कर दिया। मतलब 2 नंबर के जितने काम हो सकते थे वो सारे काम पठान गिरोह करने लगा। पठान गिरोह का एक और नया तरीका था कि उससे जगह जगह मोहल्लों में कैरम क्लब खोल दिए। कैरम क्लब ऊपर से ये दिखाया जाता था कि इसमें लड़के बैठ के कैरम खेलते हैं। हम लोग भी बचपन में कैरम खेलते थे, लेकिन बेसिकली यहाँ पर सारे गलत काम होते थे। सट्टेबाजी व जुए का ये अड्डा हुआ करता था। तो इस तरह से करीम लाला धीरे धीरे तरक्की करते करते बंबई का पहला डॉन बन गया। और बंबई के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जैसे भेंडी बाजार है, मोहम्मद अली रोड है, डोंगरी है, नागपाड़ा है, इन सब में करीम लाला की समझिए तूती बोलने लगी। उसके खौफ का ये आलम था कि करीम लाला यदि किसी जगह नहीं जा पाता था तो वो अपनी छड़ी भेजवा देता था, और उसकी छड़ी को उस जगह जाके रख दिया जाता था किसी मकान में। तो लोग मानते थे कि भाई अब इस मकान पर करीम लाला का कब्जा हो गया। ऐसी उसकी दहशत थी लोगों में। करीम लाला के समय ही बंबई में 2 और नए डॉनों का उदय हो रहा था। एक डॉन था, उसका नाम था हाजी मस्तान, और दूसरे का नाम था वरद राजन मुदालियर, जिसे लोग वरदा भाई कहते थे। ये जो हाजी मस्तान था, ये बंबई के जो बंदरगाह में एक्टिव था, और ये बंदरगाह में एक गरीब कुली बन के आया था, लेकिन बाद में इसने सोने की तस्करी शुरू कर दी, गोल्ड स्मगलिंग, और ये बहुत दौलतमंद इंसान हो गया। हाजी मस्तान ये ऊपर से नीचे हमेशा व्हाइट में रहता था। व्हाइट कैप, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट शूज, महंगी महंगी सिगरेटें पीता था, काफी स्टाइल में रहता था। दूसरा जो माफिया डॉन था, उसका नाम था वरदराजन मुदालियर, लोग उसे वरदा भाई कहते थे। वो मद्रासी था, तमिलनाडु से आया था, लुंगी लपेटे रहता था, और उसका इलाका था बंबई का धारावी इलाका, जो कि एक स्लम एरिया है।
झोपड़पट्टी का इलाका है और कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है धारावी। आजकल गौतम अडानी की नजर धारावी की जमीन पर है। तो बाद में जब ये दो नए डॉन आ गए तो एक मीटिंग हुई जिसमें करीम लाला भी था, हाजी मस्तान भी था और वर्दा भाई भी था। और मीटिंग के बाद इन तीनों लोगों ने बंबई को अपने अपने हिस्सों में बांट लिया कि इस हिस्से में मेरा धंधा चलेगा, इस हिस्से में तुम्हारा धंधा चलेगा, उसमें तुम धंधा चलाओ, जिससे कि आपस में इनका टकराव नहीं हो सके। करीम लाला के साथ एक दिलचस्प बात यह थी कि करीम लाला जो था वो दिलीप कुमार का बहुत अच्छा दोस्त था। आप जानते हैं कि दिलीप कुमार हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता थे, उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, एक से एक बढ़ के उनकी फिल्में हैं। दिलीप कुमार का भी असली नाम था यूसुफ खान और यूसुफ खान भी पठान हुआ करते थे। तो करीम लाला और यूसुफ खान दोनों पठानों में गहरी छनती थी और दिलीप कुमार के घर जितनी भी दावतें होती थी, चाहे ईद की दावत हो या बकरीद की दावत हो, उसमें करीम लाला आता ही आता था। करीम लाला से एक और बात दिलचस्प है कि जो जंजीर फिल्म आपने देखी होगी अमिताभ बच्चन की, उसी फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बना। उस जंजीर फिल्म में प्राण का किरदार है शेर खान का। आपको याद होगा एक सुपरहिट गाना है, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। तो ये जो शेर खान का किरदार था, कहते हैं कि ये करीम लाला के किरदार से ही प्रभावित था। करीम लाला पर ही ये बेस्ट किरदार था शेर खान का। तो ऐसा था करीम लाला। करीम लाला से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि बंबई में ही एक माफिया क्वीन हुआ करती थी जिसका नाम था गंगूबाई काठियावाड़ी। ये जो गंगूबाई काठियावाड़ी थी ये कमाठीपुर इलाके पर राज करती थी। जो कमाठीपुर इलाका है बंबई का, वो बंबई का रेड लाइट इलाका है, यानी वहाँ वेश्याओं के मोहल्ले हैं, वेश्यावृत्ति होती है वहां पर। अब ये जो गंगूबाई काठियावाड़ी थी, इसको कुछ गुंडे आके डराने धमकाने लगे। गंगूबाई भी कम तेज नहीं थी। वो करीम लाला के पास पहुंची और गंगूबाई ने करीम लाला की कलाई में राखी बांध दी और कहा कि आज से आप मेरे बड़े भाई हो गए, अब मेरी हिफाजत करना आपका फर्ज है। अब करीम लाला ने गंगूबाई से राखी बंधवा ली तो उसके बाद वो उसका बड़ा भाई बन गया, मुंहबोला भाई बन गया। उसके बाद जो गुंडे गंगूबाई को तंग करते थे, उनकी करीम लाला ने बहुत ज्यादा पिटाई करवा दी और वो इलाका ही छोड़ के भाग गए। तो गंगूबाई और करीम लाला का ये रिश्ता आखिर तक कायम रहा, करीम लाला की मौत तक। एक हाल में फिल्म आई थी 2-3 साल पहले, संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। उसमें करीम लाला का जो रोल है वो अजय देवगन ने निभाया है। तो ये सब करीम लाला से जुड़ी बातें हैं। तो करीम लाला का ये धंधा बहुत फल फूल रहा था और उसके बारे में कहते हैं कि वो कोर्ट में जब गया एक बार, तो जो जज बैठी हुई थी, एक महिला जज बैठी हुई थी, उसने कटघरे में पूछ दिया कि आप अपना नाम बताइए। तो करीम लाला बोला कि ये कौन सी औरत है जो करीम लाला को नहीं पहचानती। इस पर पूरा कोर्ट हंसने लगा और वो जो महिला जज थी वो बेचारी छिप गई। तो ऐसा भौकाल था करीम लाला का। करीम लाला ने लगभग 30 वर्ष तक 1950 से 80 तक बंबई के अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत की। लेकिन 1980 आते आते बंबई में दाऊद इब्राहिम का उदय होने लगा। अब ये दाऊद इब्राहिम के बारे में दिलचस्प बात है कि इसका बाप जो था वो बंबई पुलिस में हवलदार था, हेड कांस्टेबल था और बहुत ईमानदार हवलदार माना जाता था। अब देखिए कुदरत का मजाक, देखिए एक ईमानदार पुलिस वाले के घर दाऊद इब्राहिम पैदा हो गया। तो दाऊद इब्राहिम ने जब तस्करी का धंधा शुरू किया तो करीम लाला से उसकी ठन गई। करीम लाला ने एक बार बीच बाजार में दाऊद इब्राहिम की बहुत कुटाई करवाई, लेकिन दाऊद इब्राहिम ने इसके बाद भी अपना धंधा नहीं छोड़ा। तब करीम लाला बहुत गुस्सा गया, उसने दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर का कत्ल करवा दिया, शब्बीर का खून करवा दिया। करीम लाला को लगा कि इससे दाऊद डर जाएगा, लेकिन दाऊद इब्राहिम भी वैसा ही था। उसने अपने गुंडों से करीम लाला के भाई रहीम का खून करवा दिया। अपने भाई के खून के बाद करीम लाला थोड़ा डर गया, उसको लगा कि अरे ये तो बात ज्यादा बढ़ रही है। तो फिर उसने कहा कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अब ये सब धंधा मैं छोड़ रहा हूँ, अब मैं आराम करूंगा और अब जो मेरा ये है कामकाज जो है
वो मेरा भतीजा समद खान संभालेगा। यानी उसने अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी बना लिया, समद खान को। आगे चलकर समद खान को भी दाऊद इब्राहिम ने मरवा लिया। दाऊद इब्राहिम का सितारा जैसे जैसे ऊपर उठता गया, उसी तरह से करीम लाला का सितारा डूबता चला गया। और धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम ने एक के बाद एक करके इतने लोगों को मरवाया कि पूरे पठान गैंग का समझिए नामो निशान मिट गया, सुपड़ा साफ हो गया। और 80 की दिहाई के बाद से दाऊद इब्राहिम की बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में तूती बोलने लगी। साथियों, ये जो करीम लाला का किस्सा है ये बड़ा दिलचस्प है। ये अपने ज़माने में बम्बई में इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था कि कहते थे कि इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस ज़माने में, वो जब बम्बई आती थी तो बिना करीम लाला से मिले नहीं जाती थी। कुछ तस्वीरें आपको नेट पर मिल जाएंगी जिसमें इंदिरा गांधी करीम लाला के साथ खड़ी है। ऐसा था करीम लाला का रोग। करीम लाला सन 2002 में गुजर गया, हार्ट अटैक से गुजर गया। अच्छा खासा बुजुर्ग हो चुका था तब। साथियों, ये माफिया की कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये था कि कोई भी माफिया जब आगे बढ़ता है तो उसकी एक बड़ी वजह रहती है। एक तो उसकी दौलत, और दूसरा उसको जो राजनीतिक संरक्षण मिलता है, जो उसकी सियासी सरपरस्ती मिलती है उससे। अब अपने बिहार को देख लीजिए, जो हमारा नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी बन गया है। और बिहार के जो आईपीएस लोग हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो चुके हैं। उनकी औकात नहीं है कि अनंत सिंह के खिलाफ कुछ बोले, कोई एक्शन ले। तो धीरे धीरे इसी तरह माफिया राज बढ़ता जाता है। यदि पलटू राम बम्बई में रहता तो रोज जाके करीम लाला के जूते चमकाता। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।